स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का एक बार फिर से तूफान के इस चैनल में, जहाँ पे मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ आधुनिक इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण रोचक तथ्य। जहाँ पे मैं आपको पूरी बातें बताऊँ कि अंग्रेज कैसे भारत आए थे और उन्होंने क्या किया, कैसे सबको प्रताड़ना दिया, सबको परेशान किया। अंतिम में हमने क्या किया कि वो भारत छोड़ कर चले गए। ये पूरी बात बताऊंगा, किसकी कहाँ गलती थी, किसकी कहाँ गलती नहीं थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य हमारे क्रांतिकारियों की पूरी जीवनी इसी में रखा हुआ है। तो आपने ये पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपकी आधुनिक इतिहास की पूरी कहानी खत्म। हर एक फंदे पर, हर एक टॉपिक पर बारी बारी बात होगी। मैं बता दूं, साथ में ट्रिक भी आपको लेके आया हूँ, ठीक है ना, ट्रिक भी लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यूरोपी, आपको जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में कुछ इस प्रकार आया था कि यूरोपीय कंपनी, आप समझ से यूरोप कहाँ पड़ता है, आपको ये विश्व का मैप मैंने यहाँ पर दर्शाया हुआ है, देख रहे होंगे। ये हमारा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये हमारा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, सॉरी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये हमारा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है ना, ये हमारा है अफ्रीका, है ना, ये हमारा एशिया है। एशिया के बाद ये छोटा सा जो बचता है ना, ये छोटा सा भाग, यही जो बचा है, यही आपका यूरोप है। और इन लोगों ने पूरे विश्व भर में आफत मचा रखी थी, है ना। केवल भारत ही नहीं, कई देशों में इन लोगों ने गुलाम बना लिया था। आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। जूम करके दिखा देता हूँ कि ये कौन सा देश है, भारत वो कैसे आए, ठीक है ना। देख रहे हैं, यही हमारा यूरोप देश है। यूरोप देश में यहाँ पर पड़ता है पुर्तगाल। और ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग है, यही ब्रिटेन है। या तो आज के दौर में इसको कहते हैं किंग ऑफ यूनाइटेड नेशन, है ना, या यूनाइटेड किंगडम कहते हैं इसको। तो आज के देश में यही ब्रिटेन है, यही जो है ना खुरापाती थे। तो फिलहाल में ये सब बातें सही है ना। आइए अपनी बातें करते हैं फिलहाल में कि पुत्र अड़ा डैड फंसा। इसे आपको क्या याद रखना है, इससे आपको कुछ इस प्रकार से याद रखना है कि पुत्र अड़ा, तो पुत्र से आपको रखना है पुर्तगाल। भारत सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाल, है ना। कैसे आए थे मैं पूरी कहानी बता रहा हूँ फिलहाल में। याद है कि पुर्तगाल कब आए थे, 1498 ईस्वी में। कब, 1498 ईस्वी में। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काफी बार पेपर में पूछा गया है, तो इसे याद रखिएगा। कि अड़ा में यहाँ पर दो शब्द बन रहे हैं, अ से अंग्रेज बन रहा है। क्या बन रहा है, अंग्रेज। अंग्रेज लोग जब आए थे ना, वो समय था 1602, 1600 ईस्वी। क्या था, 1600 ईस्वी। याद रखिए, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर डच, याद रखिए डच, क्या याद रखिएगा, डच। और याद है कि अंग्रेजों के ठीक 2 साल बाद ही डच भी वहाँ पर आ गया था, भारत में एंट्री मार दिया था। तो 1602 ईस्वी में डच आए थे। डैड, डैड का मतलब एक ही है भाई, डैड का मतलब एक ही है। इसका मतलब होता है डैनिश। क्या होता है, डैनिश। और डैनिश जो लोग थे वो 1616 ईस्वी में आए थे, 1616 ईस्वी में। अब बचा पास आपके पास दो, फ और सा। फ का मतलब क्या होता है, फ का मतलब फ्रांसिस होता है ना। क्या होता है, फ्रांसीसी होता है। फ्रांसीसी लोग आए थे उसके बाद। अब फ्रांसीसी लोग कब आए थे, मैं आपको बता दूं, फ्रांसिस 1664 ईस्वी में आए थे, 1664, है ना। फिर उसके बाद सा बचा है, लास्ट वर्ड जो है उसका मतलब होता है स्वीडन। क्या होता है, स्वीडिश होता है, स्वीडिश, याद देखिएगा। ये लोग सबसे अंत में आए थे 1731 ईस्वी में, 1731 ईस्वी में। तो भारत में ये सभी यूरोपीय कंपनी किस क्रम में आए थे, याद रखिए, पुत्र अड़ा डैड फंसा, इसी में पूरी कहानी बचा हुआ है, इसी में पूरी कहानी फंसा हुआ है। तो याद रखिए, इतने यूरोपीय कंपनी इतने इतने सन में आए हुए थे। पेपर में काफ़ी दौर पूछा रहता है, काफ़ी बार, है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, पुर्तगाल सबसे पहले जब आए तो क्या किया गया। तब तो पुर्तगाल के कैसे आया तो मैं बता दूं, सर्वप्रथम पुर्तगाल से भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने 1498 में किया था। इसके बाद समझने के लिए थोड़ी सी बात मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कैसे आए थे। ये हमारा मैप है, विश्व मैप, है ना। विश्व मैप है, तो जाहिर सी बात है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ विश्व मैप में आपको क्या समझना है। ये थोड़ा सा जूम करता हूँ, देखिएगा यहाँ पर, ये हमारा यूरोप है, ये हमारा यूरोप है। यही यूनाइटेड किंगडम नेशन है। यही हमारा पुर्तगाल है, देख रहे हैं यहाँ पे, यही हमारा पुर्तगाल है। अब वो लोग कैसे आए थे मैं वही समझाना चाहता हूँ आपको, याद रखिएगा। थोड़ा सा आपको इमेज के जरिए समझाऊंगा तो हो सकता है आपको अच्छा समझ। ये हमारा यूनाइटेड किंगडम था, ये हमारा क्या था, पुर्तगाल। 1498 ईस्वी में क्या था ना,
1498 में, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। 1498 में यहाँ से पुर्तगाल से वास्को डी गामा नाव से निकला। अच्छा, ये इधर से गया, इधर से तो जमीनी क्षेत्र से भी जा सकते, तो याद है कि ये अरेबियन देश था, ये सभी अरेबियन देश से, ये बहुत ही कट्टर थे। ये सब इधर जाते थे तो कहता था भाई इधर जाने के लिए तुम लोग को इतना ज़्यादा टैक्स देना होगा तभी जाने देंगे। तो ये सब क्या करते थे ना, टैक्स वसूलने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में, टैक्स वसूलने के चक्कर में इन सबको आने जाने नहीं देते थे। ऐसे भी बड़े मतलबी थे, मतलब बहुत ही स्वाभिमानी थे। तो कहते जब तुमसे तुम्हारा हाथ आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, मैं खुद ही अपना रास्ता निकालूंगा। यहाँ से पुर्तगाल से वास्को डी गामा निकल कर सीधे सीधे चलते चलते समुद्री मार्ग से सबसे पहले वो कहाँ पहुँचा, ये दक्षिण अफ्रीका था, है ना। ये दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग था, तो इसे कहते हैं दक्षिण अफ्रीका आया। फिर यहाँ से कुछ समय रुका, तो यहाँ से फिर निकला तो सीधे गया भारत के दक्षिण भाग में मिला। अब जब दक्षिण भाग में यहाँ से मिला ना, तो यहाँ से मसाला लेके गया। क्या लेके गया? मसाला। अब मसाला लेके आया कहाँ पर? यूरोप में, सीधा यूरोप आया, अपने देश पुर्तगाल, ठीक ना। पुर्तगाल आया और उसको जब उसी मसालों को बेचा ना, तो उससे 60 गुनी, कितना गुनी? 60 गुनी लाभ कमाया था। 60 गुना लाभ कमाया था, याद रखिएगा। मतलब यहाँ का मसाला इतना फेमस था ना कि इन लोगों को इतना पसंद आया कि सब छा गए। अब जब छा गए तो मैं बता दूं यहाँ की कहानी क्या बना, इस प्रकार से बना, है ना, कि पुर्तगाली एक वायसराय था, उसका नाम था अल्बुकर्क, ठीक ना। अपने इमेज पाते हैं फिलहाल में। हाँ, तो वास्को डी गामा भारत से मसाले खरीद कर, याद रखिए, कुछ 60 गुना लाभ कमाया था यहाँ से, है ना। तो अब उस वहाँ का एक आपका वो था वायसराय, ये अल्बुकर्क के दिमाग में खुरापाती आया। वो कहा कि क्यों ना उस पूरे देश को हम अपना बना लें। तो वो अपने देश को अपना बनाने के लिए वहाँ पर क्या किया, लड़कियों के यहाँ रिश्ता बनाने लगा, वहाँ से लड़कियों से शादी विवाह कर लिया। अब जानते हैं कि भारत में लड़कियों का विवाह करते तो दामाद का बहुत अच्छा से सेवा सत्कार किया जाता है ना। तो जब वहाँ से लड़कियों से विवाह कर लिया, तो वहाँ पर क्या किया गया, है ना, भारतीय लोग क्या किए, उसको लगभग दक्षिण भाग का कुछ भाग जो है दहेज में दे दिया अल्बुकर्क को। अब अल्बुकर्क क्या किया, दहेज में दे दिया, तो वो धीरे धीरे पुर्तगाल से कुछ और लोगों को बुलाता है, उन्हें उनको भी विवाह का प्रस्ताव के जरिए, याद रखिए, भारत का दक्षिण भाग का 3 भाग, है ना, जो कि आज के समय में केरल है ना, तमिलनाडु है, ये सब जो भाग था उस पर अधिकार प्राप्त कर लिया। मैं बता दूं, सबसे पहले भारत को कब्जा जो किया गया था वो पुर्तगाल के द्वारा ही किया गया था 1510 ईस्वी में, तो शुरू किए थे, और सबसे अंतिम बार में वो गए भी थे। बड़ी मजेदार बात है, 1510 ईस्वी में आए थे और सबसे अंतिम में गए थे। सबसे पहले आए, सबसे लास्ट में गए, एकदम लास्ट में वो गोवा पर अधिकार किए थे, है ना। लास्ट तक वो गोवा पर अधिकार किए थे, अंतिम में तब वही गोवा छोड़ के गए, तब भारत पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ था, है कि नहीं। यही बातें हैं, ठीक है। तो आइए आगे बताता हूँ। अब पुर्तगाल आ गया तो अंग्रेजों को देखा नहीं गया, अंग्रेज क्या किए कि उनको भी भाई मसाले की महक वहाँ तक पहुँची, क्योंकि पड़ोसी देश थे, है ना, देख रहे हैं, क्योंकि वो पड़ोसी देश है ना, तो उनको भी मसाले की महक मिली। देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा है पुर्तगाल, ये हमारा क्या है, यूनाइटेड किंगडम, मतलब ब्रिटेन। तो जाहिर बात है ज़्यादा दूर तो थी नहीं, तो इनको भी भनक मिला, 200 साल में उनको भनक मिला। तो ज़्यादा 1498 के बाद, मतलब 1500 ईस्वी के बाद, 1600 ईस्वी में, 100 साल बाद उन्होंने भी यात्रा शुरू किया। अब यात्रा शुरू किया तो वहाँ तक क्या किया कि सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, 1608 ईस्वी में चलकर 1609 ईस्वी में सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस भारत पहुंचा था भाई, है ना, समझ आ रहा बात। कैप्टन हॉकिंस भारत पहुंचा था, और वो कहाँ पहुंचा था, आगरा से, है ना, कहाँ पहुंचा, आगरा पहुंच गया, पहुंचा तो। अच्छा, वहाँ पर इसके साथ विलियम इंच, मतलब किंग्स भी थे, फिंक्स इनको कहते हैं, विलियम फिंच भी आए थे, 2 लोग पहुंचे था, हॉकिंस भी आए थे और फिंच भी आए थे, विलियम फिंच। ये दोनों तुर्की और फारसी के बहुत अच्छे जानकार थे। तो इस कारण से क्या हुआ कि जहांगीर ने इन्हें पक्का मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि दे दी थी, और उस समय जहांगीर का शासन था। 1460 ईस्वी में मुगल शासन चल रहा था, है ना, दिल्ली सरकार पर, दिल्ली स्थान पर, है ना। तो जाहिर सी बात है जहांगीर का शासनकाल चल रहा था। उसके पहले क्या था,
अकबर मतलब इनके पिता थे जिनकी शासन खत्म हो गई थी, समाप्त हो गई थी। तो क्या किया ब्रिटेन के जेम्स प्रथम को लगा था कि ये भाई अकबर शासन कर रहा है, अकबर होगा, अकबर होगा, और अकबर के नाम का क्या किया गया था, पत्र भेजा था। लेकिन क्या पता उसको कि वहाँ पर अकबर नहीं है, वहाँ पर तो जहांगीर है। तो जहांगीर के सामने प्रस्तुत किया गया था तब ठीक। अब जहांगीर जब आया तो वे दोनों क्या किए थे, हेक्टर जो जिस मतलब ये जो आए थे ना दोनों लोग, विलियम फिंच और कैप्टन हॉकिंस जो दोनों लोग आए थे, तो जिस जहाज से आया था मतलब पानी के जहाज से, उसे हेक्टर कहा जाता है, या तो इंग्लिश में कहते हैं रेड ड्रैगन के नाम से जहाज को कहा जाता है ना। और सब उस जहाज को कहाँ ले गया था, सूरत लेके आए थे। कहाँ, सूरत। या देखिए, अब देखिए अंग्रेजों का दिमाग, अंग्रेज क्या किए कि देखे कि यहाँ पर पहले से पुर्तगाली आ चुके हैं, है ना। तो पुर्तगालियों को हटाने के लिए उन्होंने युद्ध प्रस्ताव रख दिया, और उन्हें खदेड़ने के लिए, उन्हें उससे परेशान करने के लिए उन्हें वहाँ से हटा दिया, भारत के कई क्षेत्रों से हटा दिया। अब उन्होंने सबसे पहला प्रस्ताव रखा भारत में कि वो फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। तो 1660 ईस्वी में सबसे पहली फैक्ट्री अस्थायी रूप से उन्होंने सूरत में ओपन किया था, अंग्रेज, है ना। 1660 ईस्वी में सबसे पहला अस्थायी रूप से सूरत में अपनी फैक्ट्री ना दिए थे। लेकिन सभी कभी सवाल में पूछा है कि अस्थायी रूप से कहाँ आया था, तो सॉरी यहाँ पर अस्थायी होगा, ठीक है, यहाँ पर अस्थायी, यहाँ पर भी अस्थायी, है ना। अस्थायी रूप से फैक्ट्री मछलीपट्टनम में उन्होंने 1611 ईस्वी में अंग्रेज डाले थे, है ना। और वही 1613 ईस्वी में सूरत में, याद रखिए, वो भी अस्थायी रूप से, जो 1660 ईस्वी में सूरत में अस्थायी खोले थे, उन्हें 1613 में इसको अस्थायी बना लिया था। और यहीं से जो था भारत के ऊपर अधिकार प्राप्त करना चालू कर दिए थे सब, और भारत को गुलाम बनाना चालू कर दिए थे। इसी प्रकार से बना क्योंकि बाहर के लोग आकर इसमें दखलंदाजी कर चुके थे। अब देखते हैं, आपको बातें समझाते हैं कि आप देखिएगा 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को जहांगीर दरबार में व्यापारिक छूट के लिए अजमेर भेजा था। तो जाहिर सी बात है, अब जहांगीर भाई गोरे लोगों को देखकर भाई कहता था कि ये सब इंग्लिश कहाँ है, या तो पक्का मनसब वाले हैं। अब भाई इनकी जो भी बात थी सब मान लेता था वो। 1615 ईस्वी में जो जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा था, तो वहाँ पर उनको छूट के लिए सब मन्नत मान लिया गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि याद है कि यूरोपीय देश, कौन कौन से यूरोपीय देश किस प्रकार से अपना पहली फैक्ट्री भारत में बनाए थे। मैं आपको दिखा देता हूँ। जो पुर्तगाली थे ना, सबसे पहली फैक्ट्री अपना जो लाए थे वो कोचीन में डाले थे। कहाँ पर, कोचीन में। डच वाले जो थे अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में डाले थे। अंग्रेज सबसे पहला फैक्ट्री कहाँ, सूरत में। और फ्रांसीसी लोग सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ पर, सूरत में ही डाले थे। याद है कि इस प्रकार से कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है पेपर में कि याद रखिएगा, सबसे जो यूरोपीय देश सबसे पहले भारत आए थे, वो सबसे पहला फैक्ट्री अपना कहाँ कहाँ डाले थे, ठीक है। आइए देखते हैं। अब इस प्रकार से भारत में मुख्य राज्य वो बंगाल जैसे हुआ, जैसे महाराष्ट्र आदि पर राजनीतिक और भौतिक धोखेबाजी के साथ जो अंग्रेज थे ना, वो भारत को अपना गुलाम बना लिए। इसके बाद कौन कैसे क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल में वो अगला टॉपिक है। मैं फिलहाल में आपको बता रहा हूँ कि भारत कैसे स्वतंत्र हुआ, है ना। अब वो कैसे वायसराय बने, उसको कौन सा वायसराय अच्छा काम किया, कौन सा वायसराय बेकार काम किया, है ना। ये सब अंग्रेजों का अलग टॉपिक है। इससे ज़्यादा वैसे पूछता नहीं, कभी कभार टाइम पास के लिए पूछ लेता है तो पूछ लेता है ना। वैसे मैं आपको इसका अलग टॉपिक बनाकर बता दूंगा वीडियो। तो फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ उसको देखिएगा। अब ब्रिटिश हुकूमत के पहले याद है कि बहुत सारी कंपनियां मतलब पार्टियां बनी थी, है ना। जैसे आज के समय में बीजेपी पार्टी है, कोई कांग्रेस पार्टी है ना, कोई पर यही सब पार्टियां हैं ना। तो जाहिर से ब्रिटिश हुकूमत को अत्याचार को रोकने के लिए कई पार्टियां बनाई थी, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के सामने वो अच्छा कारीगर साबित नहीं हुआ, जिसके कारण से वो दब के रह गई, वो कभी उभर के आई नहीं बाहर। अब उसके अत्याचार, ब्रिटिश का हुकूमत का इतना अत्याचार बढ़ चुका था ना कि अब उनको मतलब सहन नहीं होने लगा भारतीयों से। भारतीय भी आपस में क्या करने, प्लानिंग करने लगे। तो सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसे कहा जाता है आईएनसी, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। इसकी स्थापना की थी। अब इसकी स्थापना के साथ सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उद्घाटन किसको किया गया था। तो उद्घाटन के रूप में याद रखिएगा बुलाया गया था एलन ऑक्टेनियन ह्यूम को, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एओ ह्यूम, एओ ह्यूम कहते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। शॉर्ट फॉर्म में एओ ह्यूम, इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेनियन ह्यूम। अब यहाँ पर सोचने वाली बात आपके लिए होगा कि
ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आज़ादी के लिए अपना एक पार्टी बना रही है, तो इसमें ये अंग्रेज का क्या काम है? क्या ये अच्छा आदमी था? आपके दिमाग में सवाल है कि हो सकता है ये अच्छा आदमी रहा हो, इसे भारतीयों की सहायता कर रहा हो? ऐसा कोई बात नहीं था। इसको बस इसलिए बुलाया गया था, जाहिर सी बात है, जानते थे सभी भारतीय कि अगर हम किसी भी काम करेंगे, अगर हम कोई भी काम करेंगे तो अंग्रेज हमें करने नहीं देंगे। अगर मैं किसी अंग्रेज को अपने यहाँ मेहमान के रूप में आमंत्रित कर दूँ, उद्घाटन के लिए उन्हीं से करवाऊँ, तो अंग्रेज इसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। इस कारण से बस एलन एक्टोनियम ह्यूम को बुलाया गया था। एलन एक्टोनियम ह्यूम को बस फीता काट कर चले गए। वो कौन सा स्थान था? तो जाहिर सी बात है, सर्वप्रथम ये स्थान था जहाँ इसका उद्घाटन किया गया था, वो बॉम्बे था। बॉम्बे पर करने के बाद याद देखिए, यहाँ पर पहली मीटिंग बनी थी, 4 मीटिंग लगातार हुई थी, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो अगर आपसे पूछा गया सवाल में कि भारतीय संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी और डॉक्टर इलुचे वाचा थे। बस नाम टेढ़ा है, लेकिन याद रखना बहुत आसान है, जब भारतीय थे। तो भारतीय संस्थापक रूप में अगर कहा जाए तो दादा भाई नौरोजी और इलुचे वाचा थे। और कार्य क्या था इस मतलब जो पार्टी बनाई गई थी कांग्रेस की, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी बनाई थी, इसका काम क्या था? तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय मतलब भारतीयों पर अत्याचार जो हो रहा था उसके संबंधित बातचीत करना कि भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, उसको रोकने का काम था इनका, है ना। और याद रखिए, भारतीयों को कोई काम नहीं देता था, भाई देश में आकर सब लोग काम और धाम आप ही लोग करोगे, हम लोग को नहीं करने दोगे, तो बताइए हम लोग बेरोजगार भी मर जाओगे, है ना। तो जाहिर सी बात है, जैसे आज के समय में बेरोजगार सब लोग परेशान है, सरकार के विरुद्ध तो कोई जा ही नहीं रह पा रहा है ना। तो यही बात है, भारतीयों को सफाई कर्मी, अब जब भी भारतीयों को कोई काम भी देते तो सफाई कर्मी, शौचालय साफ, यही सब काम देते थे, इन सब मतलब ग्रुप डी जैसे। और या तो सिपाही कभी कभी बहुत ज़्यादा बना देते थे, लेकिन उसको बिना बंदूक का ही सिपाही बनाते थे, जानते थे कि इसको बंदूक दे देंगे तो साला कहीं को हमें को उड़ा ना दे, ये सब भारतीय हैं, है ना। तो आइए आगे बता, लगातार 4 पार्टियां बनी थी यहाँ पर, लगातार 4 मीटिंग हुई थी लगातार, है ना। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन हो गया था, ठीक ना, तो लगातार 4 मीटिंग हुआ था। अब इस मीटिंग में क्या क्या हुआ था, कहाँ कहाँ हुआ था, ये लगातार सवाल पूछे जाते हैं। तो वही बात मैं आपको बताऊंगा, याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ पर मीटिंग हुआ था और कौन कौन सी मीटिंग हुई थी, है ना। याद देखिए, पहला मीटिंग 1885 ईस्वी में होता, कहाँ पर हुआ था? 1885 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था ये याद रखना, तो याद रखिए ये बॉम्बे में हुआ था, जहाँ पर खुद उद्घाटन हुआ था बॉम्बे में, याद रखिएगा कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। अच्छा, इस बॉम्बे में हुआ तो इसके अध्यक्ष कौन थे, है ना। इस मीटिंग जो बनता है, जाहिर सी बात, तो उसके अध्यक्ष याद रखिए, उसकी मीटिंग किया तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद रखिएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखिए, सिंपल सी बात है, 85 में इसमें बम शब्द आ रहा है, इसमें भी बम शब्द है, अगर यह को हटा दिया जाए तो क्या सब व्योम व्योम बम। तो बम्बई में ही व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष बने थे। वो उद्घाटन कब, मीटिंग कब किया गया था? 1885 में, ये याद रखिएगा। अच्छा, 1886 में कहाँ किया गया था? तो 1886 में ठीक चले गए थे सभी लोग कलकत्ता, जैसे आज के समय में कोलकाता कहते हैं, कलकत्ता पुराना नाम था, है ना, ज़्यादा बदलाव नहीं है, वही नाम है, कलकत्ता। अब ये जो मीटिंग हुआ था, ये इस मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, इस मीटिंग के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ही थे, दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, इन्हीं को क्या करता है, नौरोजी को ओल्ड मैन, वृद्ध मनुष्य कहा जाता है, ओल्ड मैन के नाम से सम्मानित किया जाता है ना। दादा भाई नौरोजी, इनका नाम ही दादा से शुरू था, है ना। तो याद रखिएगा। अच्छा, आइए देखिए, 1887 में जो हुआ था, 1887 में मीटिंग, वो कहाँ हुआ था? तो मैं बता दूँ, वो मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास, दक्षिण भारत। मद्रास मतलब क्या? दक्षिण भारत आज के समय में है ना। तो इसके जो थे अध्यक्ष बने थे, उनका नाम था तैयब जी। क्या था? तैयब जी, ये इसके अध्यक्ष बने थे, तैयब जी, है ना। फिर चौथा जो मीटिंग हुआ था 1888 में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? तो मैं बता दूँ, आज के समय में प्रयागराज का था, पहले कहा जाता था इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद कहा जाता था, इलाहाबाद में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो हुए थे वो जॉर्ज यूल थे, जॉर्ज यूल। ये कोई अंग्रेज का नाम नहीं है भाई, है ना, ये भारतीय कोई है, जॉर्ज यूल थे। इस प्रकार से 4 मीटिंग हुई थी, चारों मीटिंग कहाँ पर हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना।
जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बस वही वही बता रहा हूँ, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बस इससे कोई बाहर कुछ जाने वाला नहीं है, इसके बाहर कुछ जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक। अब देखते हैं यहाँ पर बंगाल का विभाजन, इसके बाद आपको याद रखना है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिए उस दौरान पूछा जाता है पेपर में, उस दौरान बताइए वायसराय कौन था, तत्कालीन वायसराय कौन था। तो याद रखिए वायसराय के बारे में पूछा जाता है। वायसराय में बता दूं लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन। याद रखते विभाजन, घर में विभाजन कब होता है? अगर मान लीजिए कोई कर्जा ले लिया हो और उसको नहीं भरा तो झगड़ा लड़ाई होगा, तो बंगाल क्या हो जाएगा? बंगाल आपके घर का विभाजन हो जाएगा। तो ऐसे कर्जन से याद रखते हैं ना। बंगाल विभाजन के समय वैसा कौन था? लॉर्ड कर्जन। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में, है ना। तो याद रखिए लॉर्ड कर्जन क्या कहते हैं, ये इसलिए किया गया था क्योंकि इकाई को तोड़ना चाहता था, है ना, एकता को तोड़ना चाहता था। अब बंगाल के लोगों पर याद रखिए ब्रिटिश हुकूमत के, बंगाल के लोग सबसे पहले एग्रेसिव हो गए, है ना। बंगाल के लोग क्या किए? एग्रेसिव कर दिए, विरोध कर दिए कि भाई हमारे ऊपर तुम कौन होने वाले हो कि तुम हम पर हुकूमत कर रहे हो। हाँ, तो बंगाल के लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध मतलब प्रदर्शन करना चालू कर दिया। अब जब प्रदर्शन करना था तो करजन बहुत चालाक था। तो किया क्या हुआ कि सोचा कि अब इनको मनाने का कोई रास्ता ही है ही नहीं उनके पास। तो क्या करता था कि बंगाल को दो भागों में तोड़ देगा, तो जाहिर सी बात है एकता पहले से फिर से विखंडन हो जाएगा उनका, और फिर से सब आपस में परेशान हो जाएंगे। तो जो विभाजन मतलब विरुद्ध हमारे जा रहे तो वो जाना बंद कर देंगे। और उससे क्या किया कि बंगाल को दो भागों में बांट दिया। तो याद है कि वो अनाउंस किस दिन किया था? तो मैं बता दूं अक्टूबर 1905 को, 1905 को ये अनाउंस किया गया था। ये अनाउंस किया गया था कि भाई बंगाल विभाजन कर दिया जाएगा। अब बता दे रहे हैं कि याद है कि उस दौरान हमारे एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बता दें, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये सब समझ रहे थे, सब समझ गए थे। और सब समझ कर वही कलकत्ता में ही एक मीटिंग बुलाई, है ना, कलकत्ता में ही एक मीटिंग बुलाई और सबको बताने लगे कि भाई समझो, ये अंग्रेजी की चाल को समझो। कहा दिया उन्होंने कि अंग्रेजों की चाल को समझो, ये बंगाल विभाजन नहीं कर रहे हैं, ये हमें विभाजन कर रहे हैं, और ये अंग्रेजों की चाल को समझो, है ना। तो वो कहाँ किए थे? कलकत्ता में एक स्थान का नाम है टाउन हॉल कहते थे। क्या कहते थे? टाउन हॉल कहते थे। वहीं पे ये मीटिंग किया गया था, है ना। तो पूछा जाता है कि ये बताइए किसने कहा था? तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। कलकत्ता के टाउन हॉल में जब बंगाल विभाजन किया जा रहा था तो क्या कहा था? अंग्रेजों की चाल को समझो। ये पूछा जाता है कभी कभी, है ना। और फिर दूसरा बात इन्होंने ही याद रखिए, जो कहा जाता है कि स्वदेशी अपनाओ, महात्मा गांधी के नाम पर प्रसिद्ध हुआ था, लेकिन सर्वप्रथम इन्होंने ही चालू बात ये कहा था स्वदेशी अपनाओ। सबसे पहले इन्होंने ही कहा था स्वदेशी अपनाओ। इन्होंने ही कहा था। इन्होंने कहा कि स्वदेशी पूर्ण रूप से अपनाओ, स्वदेशी अपनाओगे तो विदेशी कोई सामान लेना नहीं पड़ेगा, है ना। कपड़ा, खाना, पीना सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा? सब कुछ खुद पर निर्भर होना पड़ेगा। तो उनका गुलामी इस प्रकार से हम हटा सकते हैं, है ना। तो याद रखिए स्वदेशी अपनाओ का पहला नारा उन्होंने दिया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ से इतने सवाल बन सकते हैं आपके, ठीक ना। फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ अगला सवाल क्या बन सकता है आपका। मुस्लिम लीग की स्थापना करना, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना करना। अब मुस्लिम लीग की स्थापना करना मतलब क्या समझ में आया कि आपको बता दूं कि जब आपका ये स्थापना किया था कांग्रेस की, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था, तो उस समय मुस्लिम लोगों को लग रहा था कि उनका क्या हो रहा था, कम संख्या होने के कारण से, है ना, कम संख्या होने के कारण से उनका क्या किया जा रहा है? बाइकआउट किया जा रहा है। तो क्या किया गया? उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी 1986 में। तो हमें छोड़ दिए तो छोड़ने से क्या बनेगा? 6, है ना। तो 1986 में याद रखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना किया था उन लोगों ने। अच्छा, संस्थापक कौन था? तो याद रखिए इसके संस्थापक कौन थे? तो आप लोग जानते ही होंगे उनके संस्थापक कौन थे, नाम सुने तो होंगे ही। उनके संस्थापक थे, है ना, अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। ये मुख्य नेता थे। और दो लोग और थे। एक लोग का नाम था आगा खां। लोगों का नाम था आगा खां।
और एक लोग और थे जिनका सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां। ये 3 लोगों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की। याद रखिएगा, ठीक ना। कभी कभी सवाल पूछता है तो अक्सर इन्हीं का जिक्र होता है, अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना का, आगा खां और सलीमुल्लाह खां, ये तीनों बात याद रखिएगा, कभी सवाल में पूछ लेता है, ठीक ना, तीनों से। अब इन्होंने ये कहाँ पर स्थापना किया था, याद रखिए स्थान क्या था वहाँ पर, मैं बता दूँ वो स्थान था ढाका, है ना। ढाका था, जो आज के समय में बांग्लादेश का वो राजधानी है ढाका, है ना, आज के समय में उसे ढाका कहते हैं। वही ढाका में ही स्थापना की थी, उस समय बांग्लादेश कोई नहीं था, वो सब भारत ही था। देखिए प्रॉब्लम ये थी कि ये स्थापना यहाँ पर किए थे, लेकिन इसका मुख्यालय जो बनाया था ना, मुख्यालय, गजब का बात है कि बनाया यहाँ तो मुख्यालय का इसको लखनऊ को घोषित किया मुख्यालय। मुख्यालय लखनऊ में बनाए थे, याद रखिएगा। तो ये इस प्रकार से याद रखिए मुस्लिम की स्थापना हुई थी। अच्छा, इनका काम क्या था, ये इसलिए काम करते या तो मुसलमानों के हित का संरक्षण करने का मकसद क्या था इनका, मुसलमानों के हित का संरक्षण करना था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, बस इतना था इनका काम। तो उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है ना। 1907 ईस्वी कांग्रेस का विभाजन सूरत में हुआ था, जो कि अब कांग्रेस का इस विभाजन क्यों हुआ मैं बता दूं। कांग्रेस में नौजवान के विचार कुछ अलग ही रहते हैं। आप नहीं जानते हैं, नौजवान और वृद्ध लोगों का विचार बहुत ही भिन्न रहते हैं। वृद्ध लोग किसी काम को आसानी से सोचते हैं, शांति से हो जाए, लेकिन नौजवान के खून खौलता है ना, वो गर्मी से बात करते हैं। उस दौरान 1907 के दौरान मैं बता दूं, अब जैसे लाला लाजपत राय थे, है ना, सुभाष चंद्र बोस थे, ये सब जो खून बहुत गर्म रहता था, इस सबका, है ना, ये सब नौजवान थे। इनके विचार कुछ इस प्रकार से थे कि याद है गर्म खून के गर्म गर्म विचार की वजह से इस कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो क्या किया गया, वृद्ध लोग अब अलग कर दिया गया और नौजवानों को अलग कर दिया गया, है ना। वृद्ध लोगों को अलग कर दिया गया, नौजवानों को अलग कर दिया गया। बाद में एक हो गए, ठीक ना। देखा गया कि हम लोग की दूरी यहाँ की वजह से इस फायदा कोई और उठा ले, तो क्या किया गया, एक हो गए। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि ये मीटिंग रखा गया, है ना, इन दोनों के बीच में एक समझौता हो, नौजवानों और वृद्धों के बीच में एक समझौता हुआ। कहा गया कि मीटिंग रखते हैं। तो मीटिंग सूरत में रखा गया। कहाँ रखा गया, सूरत में। ये भी याद रखिए, सूरत में मीटिंग रखा गया। ये मीटिंग सूरत में नहीं होने वाली थी, इसके पहले नासिक में होने, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ होने वाली थी, नासिक में, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, लेकिन बाद में सूरत में हुई। इसकी भी बड़ी कहानी रोचक है ना। अब ये हुआ कि गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि वृद्ध वाले में आते हैं, है ना, नरम दल और गरम दल से नाम से जाना जाते हैं। इसको गरम दल से नाम से जाना जाता है, गरम दल। इसको नरम दल, मतलब आराम से प्यार से बात करना, नरम दल। तो याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, ये जो थे, ये इसके अध्यक्ष, नरम दल के अध्यक्ष बने थे, नरम दल के अध्यक्ष बने थे, है ना। समझ में आ रहा बात। तो बात ये हुआ कि महात्मा गांधी जी ने कहा था, जो उनको गुरु माना था, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी के आपने गुरु माने थे ना, है ना। तो अब इन्होंने कहा कि भाई जो होगा वो मीटिंग नासिक में होगा, क्योंकि नासिक गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म सिद्ध अधिकार था, है ना, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। बाद में पता चला कि जो गरम दल के नौजवानों को कि अगर भाई वोटिंग नासिक में होगा तो सबके सब वोट इन्हीं को मिलेगा, क्योंकि उनका जन्म सिद्ध अधिकार यहाँ पर है। तो इस प्रकार से उन्होंने विरोध कर इसी मीटिंग को सूरत में किया, सूरत में करवाया, है ना, हमारा सूरत में करवा दिया। और सूरत में करवाने के बाद क्या किया गया, मीटिंग रखा गया, है ना। अब मीटिंग रखने के बाद क्या हुआ कि, एक मिनट, कुछ बफरिंग वगैरह हो रहा है क्या आपका। तो सूरत में जो हुआ था, नासिक में ना होगा, सूरत में जो हुआ ना, वहाँ पर बाल गंगाधर तिलक विजयी घोषित हुए, ठीक ना। तो जब ये विजयी घोषित हुए तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भी यहाँ पर टिप्पणी कर दिया कि भाई जैसे मेरा जन्म सिद्ध अधिकार नासिक था, वैसे बाल गंगाधर तिलक का जन्म सिद्ध अधिकार सूरत था, इसलिए जीत गया भाई वो।
तो यहीं पर क्या होगा, टिप्पणी की वजह से इनके बीच में क्या होगा, बंगाल का विभाजन, सॉरी कांग्रेस का विभाजन हो गया, ठीक है ना। कांग्रेस का विभाजन तो दो पार्टियां बनी, एक गरम दल, गरम, एक नरम दल। गरम दल में जो आपके नौजवान थे, जैसे मैं आपको बता दूं, लाल बाल पाल बड़े फेमस है, लाल बाल पाल, है ना। लाल में लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये तीन लोग जो थे ऐसे, कुछ और युवा थे जो कि गरम दल में घोषित किए गए, है ना। और नरम दल में जाहिर सी बात है, जैसे हो गए बाल गंगाधर तिलक के अलावा छोड़कर मैं बता दूं, जैसे में हो गया आपके राम बिहारी घोष हो गए, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, राम बिहारी घोष हो गए, ये सभी जो हो गए नरम दल में आ गए। समझ में आ रही बात ना। तो याद देखिएगा, ये पूरी कहानी थी कांग्रेस के विभाजन का। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि याद रखने वाली बात चीज़ आपको है 1909 ईस्वी और माले मिंटो बिल। अब माले मिंटो बिल क्या था, आपको सोचने वाली बात है ना, माले मिंटो बिल क्या था। तो ये भी एक प्रकार से कम्युनल इलेक्शन था, कम्युनल इलेक्शन, इलेक्शन, है ना, मतलब चुनाव था एक प्रकार से, सामूहिक चुनाव कहते हैं जिसको हिंदी में, अच्छे सामूहिक चुनाव था। अब अंग्रेज लोग क्या किए कि दिमाग लगाया कि मान लेते हैं जिस क्षेत्र में ज़्यादा हिंदू है ना, और जिस क्षेत्र में ज़्यादा मुस्लिम है, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जैसे आज के समय में बहुत झगड़ा करवाया जाता है ना, उसका फायदा कोई और उठाता है, वैसे अंग्रेजों ने भी क्या किया कि उस समय दिमाग लगाया, हिंदू मुस्लिम के बीच में क्या किया, टक्कर लगाया। क्या कि जिस क्षेत्र में ज़्यादा हिंदू हैं, है ना, वहाँ पर मुस्लिम में अगर कम है तो याद है कि वहाँ का अध्यक्ष क्या बनाए, हिंदू बना दिया जाए। और जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा हैं, जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा हैं, है ना, वहाँ पर अध्यक्ष किसको बनाए, मुस्लिम। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंदू तो मुस्लिम कुछ तो रहेंगे ही, कुछ तो मुस्लिम हैं ही है ना। तो उनको लगने लगा कि मेरा क्या होगा, अवशोषण हो रहा है, मेरा शोषण होने लगा। और यहाँ मुस्लिम जहाँ पर ज़्यादा थे वहाँ पर हिंदू कुछ तो लोग थे, तो वहाँ पर क्या होने लगा, उनको लग रहा है कि मेरा भी शोषण हो रहा है। तो ये क्या करने लगे, यहाँ से यहाँ प्रस्थान करने लगे, यहाँ से यहाँ प्रस्थान करने लगे, है ना। याद देखिए, इस प्रकार से ये क्या किया, एक प्रकार से भड़काऊ काम था, भड़काऊ काम था, कम्युनल इलेक्शन। इस प्रकार से ये नाम जाना गया माले मिंटो बिल, माले मिंटो बिल, है ना। कब हुआ था, 1909, 1909 में। और इनका कोई मतलब वो नहीं था, है ना, उनका कोई मकसद नहीं था इसके बनाने का, है ना। लेकिन इस भड़काव के कारण से ही क्या हुआ, पाकिस्तान का विचार यहीं से प्रारंभ हुआ था, है ना। मुसलमानों में पाकिस्तान का विचार जो हुआ यहीं से प्रारंभ हुआ था, माले मिंटो। तो याद रखिएगा, अब इसका ये माले मिंटो ये विचार किसके द्वारा बनाया गया था, तो याद रखिए इनका नाम है माले मिंटो, मतलब क्या है, लॉर्ड माले और लॉर्ड मिंटो के द्वारा, लॉर्ड माले, है ना, और लॉर्ड मिंटो, ये दो लोग से मिलकर ये बना हुआ है, अच्छी ना। याद रखिएगा, इन लोग के सामने लाड तो झुट्ठा लगाया जाता है, ये सब ऐसे दरिद्र आदमी थे, है ना। लेकिन लाड लगा दिया था सब जबरदस्ती, अपना लाड, लाड मतलब भगवान होता था, अपने आप को भगवान कहलाते थे। पृथ्वी पर आज तक कोई भगवान हुआ है भाई, हाँ। तो जाहिर सी बात है, समझ रहे होंगे बात, है ना। उनको लाड करना भी एक उचित बात नहीं है। अब आइए आपको बातें करते हैं आपसे। 1911 में राजधानी दिल्ली बनाया, है ना। उसके पहले कोलकाता था, क्या था, कलकत्ता था राजधानी। तो 1911 में क्या किया दिल्ली दरबार के हिसाब से बंगाल का जीवन विभाजन किया गया ना, उसके बाद ठीक अपना राजधानी बदल दिया गया। राजधानी किसको बना दिया गया, दिल्ली बना दिया गया, है ना। भारत में पूरे राज्य के लिए याद देखिए राजधानी दिल्ली बनाना जरूरी था, किसको, अंग्रेजों को। ऐसा क्यों, मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। तो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर याद रखिएगा, आपको याद रखना क्या है, बंगाल का विभाजन यहाँ पर रद्द कर दिया गया। जब दिल्ली बना तो बंगाल का विभाजन समाप्त कर दिया, बंगाल का विभाजन कैंसिल कर दिया गया। तो जब कैंसिल का बस वो अपना काम निकालने के लिए बंगाल का विभाजन किए थे। जब देखिए मामला ठंडा होगा तो बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया, है ना। अब भारत को पूर्ण रूप से राज्य करने के लिए क्या किया गया कि राजधानी दिल्ली बना दिया गया, वो तो आपको पता है। तो याद रखिए चीफ किसको बनाया गया था, चीफ गेस्ट बनाया गया था, याद रखिए बहुत ब्रिटेन से आए हुए थे, जॉर्ज फाइव, जॉर्ज पंचम जिसे कहते हैं, जॉर्ज पंचम जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और रानी मैरी आई थी, रानी मैरी आई थी, याद रखिए।
अब ये जब दोनों लोग आए थे, याद है कि ऐसा इसलिए किया गया था कि ब्रिटेन से बुलाएंगे तो जाहिर सी बात है काम बनेगा उनका, आसानी से काम हो जाएगा, है ना। और सब कुछ नियंत्रण ब्रिटेन से किया जा रहा था, है ना। तो अब जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के सामने ही सबसे पहले आपको मैं बता दूं, दिल्ली दरबार में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने द्वारा राष्ट्रगान गाया था। किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। टैगोर ने क्या गाया था? राष्ट्रगान गाया था, इन्हीं के सामने, इन्हीं के सामने, है ना। कई लोग आज के समय में इसको टिप्पणी करते हैं यहाँ पर राष्ट्रगान को, कि राष्ट्रगान जब इनके सामने गाने के लिए प्रयोग किया गया था तो उसको हमारा राष्ट्रगान क्यों बनाया जाता है। इस बारे में आप हमें जरूर बताइएगा कि लोगों का क्या सोच सही है, कि जब ये राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किसके लिए, जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के लिए बनाया गया था, तो इस जो मतलब ब्रिटिशों के लिए जो गाना था वो हमारा राष्ट्रगान कैसे बन सकता है। तो इसका लोग टिप्पणी बहुत करते हैं। तो मुझे इस बात समझनी है तुमका सोच कहाँ तक सही है। आप मुझे टिप्पणी करके बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कि ये बात कहाँ तक सच होना चाहिए, है ना। क्या बात आपके समझ से सही है, ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या किया कि बंगाल को विभाजन किया। बंगाल को जो विभाजन था बांग्लादेश का उसको रद्द किया, लेकिन बंगाल को विभाजन कर दिया गया किसमें? बंगाल को विभाजन करके पश्चिम बंगाल बना दिए। क्या बना? पश्चिम बंगाल बना दिए एक तरफ बिहार बना दिए, और एक तरफ क्या बना दिए? उड़ीसा बना दिए। याद है क्या? तो ये 3 राज्य में विभाजन कर दिया गया। कहें कि ऐसे क्या होगा कि भारत बहुत विकासशील हो जाएगा देश। समझ में आ रहा है? तो ये सभी घटनाएं हुई थी राजधानी बनने के साथ साथ, याद रखिएगा, ठीक है। फिर अब याद रखिए 1913 की बात करता हूँ। 1913 में क्या गदर पार्टी की स्थापना की थी। अब गदर गदर तो फिल्म में जानते हैं, तो उनका नाम भी ऐसे संस्थापक के नाम में याद भी करना बहुत आसान हो जाएगा आपको। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल। याद देखिए अकेले तो ये नहीं थे, वैसे मुख्य यही थे, लेकिन इनके साथ भी कुछ और, जैसे मैं बता दूं सरदार संपूर्ण सिंह थे। सरदार संपूर्ण सिंह भी थे। और इनके साथ एक लोग और थे, करतार सिंह उनका नाम था। क्या नाम था? करतार। ये 3 लोग मिलकर देखिएगा, करतार सिंह, ये 3 लोग मिलकर गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में की थी। क्या कहते थे? 13 ईस्वी में किया गया था। याद है कहाँ किया गया था? याद है इस गदर पार्टी की स्थापना तो याद है क्या, इसको अमेरिका में किया गया था, सन फ्रांसिस्को के स्थान पर। सन फ्रांसिस्को, यहाँ पर इसको गठन किया गया था। ये भारत में नहीं हुआ था गदर पार्टी की स्थापना, ठीक ना। अच्छा, ये इसका काम क्या था? तो याद रखिए जो भी आपके क्रांतिकारी लोग थे जो काम करते थे यहाँ पर और विद्रोह करते थे, ये सब का फंडिंग को भाई कुछ पैसा तो लगेगा ही, है ना। तो ये जो पैसे होते हैं ये सब कहाँ से आते थे? तो याद रखिए यही लोग देते थे क्रांतिकारियों को। पूरा विद्रोह करने के लिए पूरे फंडिंग का इस्तेमाल यही से गदर पार्टी की स्थापना करके ही, गदर संस्था से ही दिया जाता था। समझ आ रहा है? बात समझ आ रहा होगा ना आप लोग को। तो इसका काम यही था कि पूरे क्रांतिकारियों को आर्थिक मदद देना। इसे रीढ़ की हड्डी कहते थे। आर्थिक मदद के लिए बनाया गया था। इसको किस लिए बनाया गया था? आर्थिक मदद के लिए। इसे रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है कभी कभी, है ना। तो याद रखिएगा। तो यही पूरी कहानी थी, गदर पार्टी की स्थापना किए थे। और याद रखिए इसका काम क्या था? ब्रिटिश हुकूमत को याद रखिए विद्रोह के जरिए हटाने के लिए जितने भी फंडिंग की जरूरत पड़ती थी, आर्थिक मदद की जरूरत पड़ती थी, इसी गदर पार्टी की संस्था के द्वारा ही वो उन्हें पूर्ति किया जाता था। ये कहाँ पे हुआ था? तो ये सवाल पूछा, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था इसकी स्थापना, ठीक है ना। याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। तो मैं फिलहाल मैं सोच रहा हूँ यहीं पर कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, फिर इसको सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा, ठीक ना। सेकंड पार्ट में बताऊंगा ताकि इसको पूरा कर दिया जाए। तो याद रखिए अफ्रीका में महात्मा गांधी जी वापस आए। महात्मा गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे कब? 1915 ईस्वी में। और अफ्रीका से आते ही सबसे पहले तो ऐसे बता दूं, अफ्रीका में जब थे वो काले गोरे के भेद के कारण इनको क्या किया गया था? ट्रेन से भगा दिया गया था। तो याद रखिएगा सबसे पहला पहला अपना सत्याग्रह वहीं पर किया था, अफ्रीका में। सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? अफ्रीका में, है ना। वो भी कब? 1926 में। 1926 में सबसे पहला सत्याग्रह काले गोरे के भेद के कारण किए गए थे, है ना। और अफ्रीका में कहाँ रहते थे? याद देखिए, अगर सवाल कभी कभी ये पूछा तो अफ्रीका में कहाँ रहते थे, तो याद देखिएगा वो रहते थे, उस स्थान का नाम टॉल स्टॉय, टॉल स्टे, उस जगह का नाम था, है ना। और याद है कि अफ्रीका में एक मित्र था उनका, बड़ा अच्छा मित्र था जो उनको हर समय उनको मदद करता था। उसका नाम था पोलक। क्या नाम था? पोलक।
याद देखिए अफ्रीका से फिर वही 1915 में अफ्रीका से भारत वापस आए थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद देखिए पूरी कहानी यहाँ तक हो गई, बस यहाँ तक यही चीज़ आपको याद रखनी है ना। इससे बाहर कुछ नहीं पूछता, इसके अलावा कुछ यहाँ से नहीं पूछता, ठीक है ना, क्लियर है। अब यहाँ के बाद में बता देता हूँ आपको, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक साथ विलय कर देना, है ना। अब मुस्लिम लीग उस समय अलग बना था, कहा गया कि था कि मतलब कांग्रेस के साथ उनका पूरा बात बन नहीं रहा था, है ना। लेकिन जब बना दिया गया तो याद है कि देखा गया कि अंग्रेजों पर अलग अलग होने से कोई काम नहीं बन रहा है, तो ये क्या किया दिया, आपस में ही विलय कर दिया गया, दोनों आपस में मिलकर लड़ना चालू किए। याद है कि हमारे स्वतंत्रता में जितना हिंदुओं का हाथ था उतना ही मुस्लिमों का हाथ था। ये कहना गलत है कि मुस्लिम लोग कुछ नहीं किए थे, है ना। विलय कर दिया गया। बात अनदेखी को देखते हुए क्या देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक जो कि युवा वर्ग थे, है ना, और उधर से जिन्ना जी आपस में हाथ पैर मिलाए, है ना, मतलब गले मिलाए भाई, तो याद देखिएगा बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना इसके मुख्य अतिथि थे, याद रखिएगा। तो याद रखिए दोनों लोगों ने आपस में सब मनमुटाव को दूर किया, है ना। तो इस प्रकार से याद है कि मुस्लिम की पूरी बातें रखी जाती थी, और कांग्रेस भी अपने मजबूती लाने के लिए याद है कि दोनों को विलय कर लिया गया, ताकि अंग्रेजों को कोई भी मतलब विरोध किया जाए तो उसको मजबूती मिल सके। इस कारण से 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस लीग का विलय कर दिया गया। समझ में आ गया, है ना। अब इसी समय में मैं आपको बता दूं एक बात और याद रखने वाली बात, होम रूल आंदोलन क्या था। होम रूल आंदोलन जिसके संस्थापक वैसे बाल गंगाधर तिलक थे, संस्थापक कौन था, बाल गंगाधर तिलक, गंगा धरती लगते हैं, है ना। शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा लिख दूंगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक से, है ना, भारत के युवाओं के साथ मिलकर विरोध करने का इनका विचार था। होम रूल मतलब घर से ही भारत के सभी युवाओं को, है ना, अपने ही आंदोलन में सबको मिलाना था इनका, बस ये क्या था, है ना। इनका माध्यम क्या था, मराठा और केसरी समाचार पत्र। सभी लोग जानते थे मराठा और समाचार पत्र के द्वारा, न्यूज़पेपर के जरिए, जैसे आज के दौर में कोई भी समाचार जैसे वायरल करना हो, पूरे देश में तुरंत वायरल कर दिए जाते थे ना। तो उन्होंने यही दिमाग लगाया कि याद देखिए मराठा और कौन सा समाचार पत्र था, केसरी समाचार पत्र, केसरी न्यूज़पेपर इन्होंने लागू किया, चालू किया। इसमें ज़्यादा भड़काऊ बातें देते थे, जैसे युवाओं के अंदर खून गर्म हो और वो के भी क्या करें, आंदोलन में शामिल हो, है ना। नहीं तो कोई सी को कोई सी मतलब नहीं रहता। फिर उसके इन्हीं के साथ ही एक और नाम आता है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भी क्या की, उन्होंने भी अपनी एक कंपनी खोली, है ना, जिसमें उन्होंने न्यूज़पेपर निकाला। उनके न्यूज़पेपर का नाम था कॉमन न्यूज़पेपर, कॉमन न्यूज़पेपर, और दूसरा पेपर का नाम था न्यू इंडिया न्यूज़पेपर, न्यू इंडिया न्यूज़पेपर। याद रखिए ये बात, ठीक है ना। ये ऑफिस कहाँ बनाते थे, तो याद रखिए मद्रास में। कहाँ बनाते, मद्रास में। ये ऑफिस अपना कहाँ बनाते, कार्यालय मद्रास में बनाते। ये प्रारंभ कहाँ से किए थे, मद्रास में, होम रूल आंदोलन का, ठीक है, क्लियर है। याद रखिए इस बात को, ठीक है। अब आगे बात करते हैं आपसे। तो देखिए यहाँ पर एक बड़ी रोचक बात है कि गांधी जी जब भारत आए 1915 ईस्वी में, तो 1917 में से चंपारण सत्याग्रह सबसे पहला भारत में सत्याग्रह किया था। भारत में का पहला सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा, भारत में पहला सत्याग्रह इसी को कहा जाता है ना, सत्याग्रह। याद रखिएगा, पेपर में भी हाल ही में पूछा गया था, ठीक है ना, हाल ही में पूछा गया था, अरेबियन स्पेसी में सवाल पूछा गया था कि गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह कब, चंपारण सत्याग्रह कब लागू किया था, 1917। याद रखिए कब, 17। याद रखिए, ठीक है ना। अब इससे क्या था, ब्रिटिश से मतलब बिहार में किसानों को हक दिलाने के लिए इसका किया गया था। किस लिए, किसानों के लिए किया गया था, है ना। किसानों को उनका हक दिलाने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए, याद रखिएगा, ये चंपारण सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध किया गया था, ठीक है ना। याद रखिएगा। अच्छा, महात्मा गांधी को बुलाया कौन था, ये चंपारण बिहार में जो किया गया था, बिहार में। ये चंपारण सत्याग्रह कहाँ किया था, बिहार में। अब बिहार में किसानों को प्रॉब्लम होती, तो महात्मा गांधी तो कहीं और थे, उनको बुलाया कौन था, तो याद है बुलाया जाने वाले व्यक्ति का नाम था, उनका नाम बहुत अच्छा नाम है, याद रखिएगा, हाँ, राजकुमार शुक्ला नाम था उनका। क्या नाम था, राजकुमार शुक्ला।
ये भी पूछा जाता है कभी कभी सवाल में कि किसने बुलाया था, तो याद रखिए राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था बिहार में किसानों को मदद के लिए उनका हक दिलाने के लिए। तो महात्मा गांधी ने उनका हक दिलाने के लिए सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ रखा था, चंपारण सत्याग्रह, वो भी बिहार में। याद रखिए पूरी कहानी थी इसकी, ठीक ना। फिर उसके बाद तुरंत 1918 में अहमदाबाद मिल सत्याग्रह कर दिया उन्होंने। अब अहमदाबाद मिल सत्याग्रह का क्या काम था, है ना। याद है कि मजदूरों की मजदूरी नहीं मिल रही थी उस समय, मिलों में मजदूरों की मजदूरी नहीं मिल रही थी। तो याद है कि महात्मा गांधी के द्वारा ये सबसे पहला ऐसा मतलब सत्याग्रह था जो भूख हड़ताल पर आधारित था। तो किस पर, भूख हड़ताल पर। ये भी सवाल पूछा कि पहला भूख हड़ताल वाला सत्याग्रह महात्मा गांधी का कौन सा था, तो यही अहमदाबाद मिल सत्याग्रह था, है ना। भूख हड़ताल पर था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है ना। ये किस लिए किया है, तो मैंने अभी अभी बताया कि मजदूरी के लिए, मिलों में कर्मचारियों को मजदूरी के लिए, कर्मचारियों के लिए पूरी मजदूरी, ये सत्याग्रह रखा था जो कि सफल हुआ था। और फिर सब मिलों में काम करने वाले सभी मतलब वो थे, उनकी क्या हुआ, मजदूरी पूरी मिली, है ना। अब उसके बाद तुरंत उसी समय ही याद रखिएगा एक लेबर एसोसिएशन संस्थान की स्थापना कर दी गई थी, एसोसिएशन, लेबर एसोसिएशन की स्थापना कर दी गई। तो याद रखिए सवाल ये पूछा है कब किया था, तो 1918 के समय में, जब मिलों में कर्मचारियों को मतलब लेबर करते थे, तो लेबर एसोसिएशन की स्थापना मतलब ये लेबरों की एक ग्रुप स्थापना हुई थी, ताकि फिर दोबारा अब बार बार महात्मा गांधी को तो बुलाएंगे नहीं ना, जब जब प्रॉब्लम, तो अब लेबर बन जाएंगे, मतलब एक उनका ग्रुप बन जाएगा, तो जाहिर सी बात है कोई भी प्रॉब्लम होगा तब वो अपने आपस में समझ कर उस समस्या का हल निकालेंगे, ठीक ना। ये पूरी कहानी हुई थी। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ से मैं आपको कल बताऊंगा 1919 जो रिलेक्ट एक्ट हुआ है ना, उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड हुआ। ये पूरी कहानी बहुत अच्छा है। ये सभी कहानी अगर कोई सुनता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोचो कि आप ऐसे चार दीवारी के बीच में हैं, जहाँ पर आपको चारों तरफ मौत के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपके सामने कैसा हाल होगा, आप क्या कर सकते हैं। एक कल्पना करिए आप, वही हालत जलियांवाले हत्याकांड में हुआ था। तो इसकी कहानी आगे जानने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन दबा लीजिए, जब भी मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं, ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिले और आपकी जानकारी पूर्ण रूप से आपकी परीक्षा में मदद मिले। बेशक मेरे शेरों, फिर मिलेंगे नए जोश के साथ, नए हल के साथ।